everyone. So let's start part 2 of geography of chapter 1. So from where we have to start, that is resource planning. Part 1 of this chapter is already present on the channel. So let's start. Resource planning. रिसोर्स प्लानिंग से हम क्या समझते हैं? प्लानिंग. दैट सिंपली मीन्स प्लानिंग, मतलब रिसोर्सेज को इस तरीके से प्लान करना कि हम उसका एक जुडिशियस यूज़ कर सकें. हर किसी को उस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हो और किसी के पास ज़्यादा ना हो, किसी के पास कम ना हो, इस तरीके से. ठीक है. तो प्लानिंग जो है एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के लिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में. लाइक इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनॉर्मस डाइवर्सिटी है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो रिच हैं कुछ सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज में, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो डिफिशिएंट है, मतलब उनके अंदर कमी है कुछ अनदर रिसोर्सेज में. जैसे आप कुछ रीजन्स को देखो, वो सेल्फ सफिशिएंट है कुछ टर्म्स में, लेकिन इन सम टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. लेकिन वहीं पर कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज है कुछ वाइटल रिसोर्सेज की. अगर हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के तौर पे स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है किसमें? मिनरल्स में और कोल डिपॉजिट्स में. अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में क्या है? वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन ये किस में लैक करता है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में लैक करता है. अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वेल एंडोर्ड है. किससे? वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पे किसकी कमी है? वाटर रिसोर्सेज की कमी है. अगर हम कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख की बात करें तो वो रिलेटिवली आइसोलेटेड है, मतलब एक अकेली जगह पर पाया जाता है. ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन द नॉर्थन पार्ट. ठीक है, तो लेकिन इसका जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन इसमें किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और अदर वाइटल मिनरल्स की कमी है. इसकी वजह से क्या होता है? हमें एक बैलेंस्ड सोर्स का रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है. बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग कहाँ पर? नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पे. ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है. तो रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है. सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. पूरे के पूरे रीजन्स में हमें आइडेंटिफाई करना और इन्वेंट करना कि किस रीजन में कौन सा रिसोर्स मिल रहा है. ठीक है, कि मतलब कौन सा रीजन किस चीज़ के लिए फेमस है. दूसरा, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में? सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना और मेजरमेंट करना किसका? रिसोर्सेज का. मतलब आप सर्वे के थ्रू पता लगाओ कि यहाँ पे किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, किस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, एस्टिमेट करो. ठीक है, और किस चीज़ की कमी है. Second process is evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. अब सेकेंड क्या है? एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, और एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना जिसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी हो. ठीक है, ताकि हम हमने जो प्लान बनाया है उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें. थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से क्या करना? मैच करना. इंडिया ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं अचीव करने के लिए गोल्स किसके? रिसोर्स प्लानिंग के. कब से स्टार्ट इंडिया ने ये किया स्टार्ट करना? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जो कब लॉन्च हुआ था? जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि 1951 में हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो लॉन्च हो गया था. ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, वो बहुत ही नेसेसरी एक बहुत ज़रूरी कंडीशन है किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए किसी भी रीजन के. लेकिन केवल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से कुछ नहीं होगा. इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी चाहिए डेवलपमेंट के लिए. बहुत सारे रीजन्स हैं हमारी कंट्री में वो जो बहुत ज़्यादा रिच हैं रिसोर्सेज में, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं. ठीक है, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो बहुत उनका जो रिसोर्स बेस है वो बहुत पुअर है, लेकिन वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. ठीक है,
अगर हम कॉलोनाइजेशन जो ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया था उसकी हिस्ट्री को देखें तो जो रिच रिसोर्सेज थी कॉलोनीज़ की वो क्या थे, मेन अट्रैक्शन था फॉरेन इन्वेडर्स का। ठीक है, जैसे इंडिया में जो जो अच्छी चीज़ें थी, मिनरल्स थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, स्पाइसेस थे, इन सभी पे इन्वेडर्स की बहुत ज़्यादा नज़र थी, कॉटन थी, ये सारी चीज़ें। इट वाज ये जो था वो प्राइमरीली क्या था, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, जिसकी वजह से जो कॉलोनाइजिंग कंट्री थी जैसे कि ब्रिटिश है ना, जिनने इंडिया पे रूल किया, उनको मदद मिली एक्सप्लॉइट करने में रिसोर्सेज को अदर रीजन्स के, और उनकी सुप्रीमेसी जो थी वो उन्होंने एस्टेबलाइज कर ली इंडिया में। जैसे कि ब्रिटिशर्स के पास टेक्नोलॉजी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आया और उन्होंने क्या किया, इंडिया पे अपनी सुप्रीमेसी होल्ड कर ली। देयरफॉर रिसोर्सेज जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन तब, केवल तब जब उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो। ठीक है, इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है ये सभी डिफरेंट फेजेस किसके, कॉलोनाइजेशन के। देयरफॉर इंडिया में डेवलपमेंट जो है वो इन जनरल और रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इन पर्टिकुलर, वो इसमें केवल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं आता है, बल्कि उसमें टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, लेकिन इरेशनल कंजप्शन और ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो है वो लीड कर सकता है, उससे क्या हो सकती है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत सारी। तो इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना है, रिसोर्स कंजर्वेशन करनी है वेरियस लेवल्स पे। ठीक है, ताकि हम उन रिसोर्सेज को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, बचा सकें। अब दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड थिंकर्स इन द पास्ट, और ये जो था एक बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न था लीडर्स का और थिंकर्स का, किसमें, पास्ट टाइम में। फॉर एग्जांपल गांधी जी ने बोला था अपनी रिसोर्स कंजर्वेशन को के बारे में कुछ ऐसा कि बहुत देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, कि यहाँ पे इनफ रिसोर्सेज प्रेजेंट है सभी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन किसी की ग्रीड को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज इनफ नहीं है। उन्होंने बोला कि ग्रीडी और जो लालची और जो सेल्फिश लोग होते हैं, ठीक है, और उनका जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, वो रूट कॉज है, वो जड़ एक तरीके से है किसकी, रिसोर्सेज के डिप्लीशन की, रिसोर्सेज के कम होने की एट द ग्लोबल लेवल, पूरी के पूरे। और इन्होंने ये बात केवल इंडिया के लिए नहीं बोली थी, उन्होंने ये बात पूरी के पूरे वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पर बोली थी। वो अगेंस्ट थे किसके, मास प्रोडक्शन के, और चाहते थे कि मास प्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, प्रोडक्शन बाय द मासेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मास प्रोडक्शन मतलब बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होता है, मतलब कि कोई एक फैक्ट्री ओनर है और उसने बहुत सारे लेबर्स को हायर कर रखा है और प्रोडक्शन कर रहा है बहुत बड़े लेवल पे। और प्रोडक्शन बाय मासेस क्या है कि हर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्लस जो वेल्थ है वो कुछ फ्यू हैंड्स में नहीं रह जाएगी, सबके पास जाएगी, इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं लैंड रिसोर्सेज। हम रहते हैं कहाँ पे, लैंड में रहते हैं, हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं लैंड पे, और हम यूज़ करते हैं उसको डिफरेंट वेज में। दस लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का, अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का। ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन सिस्टम को। हाउएवर लैंड जो है वो एक एसेट है किसकी, फाइनाइट मैग्नीट्यूड। अब फाइनाइट मैग्नीट्यूड वर्ड को समझना, इसका मतलब है कि एक मतलब लैंड को हम खींच नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, वो उतनी ही रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी कम होगी, लेकिन लैंड जो इतनी है वो उतनी ही रहेगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जितनी लैंड अवेलेबल है उसको हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करें विद एक केयरफुल प्लानिंग के साथ, ठीक है, ताकि हमारी सारी नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो सकें। इंडिया में जो लैंड है उसमें वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है, नेमली मतलब माउंटेनियस लैंड भी मिलेगी, प्लेट्यूज के फॉर्म में भी लैंड मिलेगी, प्लेन्स के फॉर्म में भी मिलेगी, आइलैंड्स के फॉर्म में भी मिलेगी, ठीक है। लगभग 43% ऑफ लैंड एरिया जो है वो क्या है, प्लेन है,
ठीक है, जो प्रोवाइड करता है क्या फैसिलिटीज़ किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए। ठीक, माउंटेन्स जो है वो कितने परसेंट है, 30% है ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो टोटल सरफेस एरिया उसका 30% क्या है, केवल माउंटेन्स है। और माउंटेन्स क्या इंश्योर करते हैं, पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, मतलब जो रिवर्स में फ्लो होता है ना वाटर का, वो अच्छे से होता रहे, इसको कौन इंश्योर करता है, माउंटेन्स। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और माउंटेन्स से क्या हेल्प होती है, टूरिज्म बढ़ता है, ठीक है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी दे आर वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। और बचा हुआ लगभग 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ प्लेट्यू रीजन, 27% ऑफ एरिया ऑलमोस्ट, ठीक है, वो क्या है, प्लेट्यू रीजन है हमारी कंट्री का। और वहाँ पे क्या है, रिच रिजर्व्स हैं, मिनरल्स की, फॉसिल फ्यूल्स की, फॉरेस्ट्स की, ठीक है। इसके बाद जो इधर लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, बहुत सारे पर्पसेस के लिए, जिसमें से 4 मेनली दे रखे हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना। सबसे पहला पर्पस इज़ फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एज अ फॉरेस्ट यूज़ किए जाते हैं। दूसरा पर्पस इज़ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, एक होता है कल्टीवेटेड लैंड। अब वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, उसमें भी 2 कैटेगरी है। पहली वेरिन एंड बेस्ड लैंड, वो लैंड जो बंजर है जहाँ पर कल्टीवेशन हो ही नहीं सकती, और दूसरी बेस्ड लैंड, मतलब कल्टीवेशन हो सकती है बट अभी हम कर नहीं रहे हैं, वो वाली लैंड। दूसरा लैंड पुट टू, इसमें दूसरी कैटेगरी कौन सी है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, वो लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में लगी हुई है, जैसे कि जहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जहाँ पे रोड्स बनी हुई हैं, जहाँ पर फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसके अलावा भी कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड है, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होती है वो बाद में बताऊँगी, उसको छोड़कर। सबसे पहला परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कुछ होती है ना परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड, मतलब जहाँ पर जो जानवर वगैरह हैं वो घास चरते हैं, ठीक है, तो ग्रेज वगैरह करते हैं, वो वाली लैंड। दूसरा लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, वो लैंड जो किसमें जो मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रुप्स के अंडर होती है। अब जैसे कि ये जो हमारी सड़क पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, गार्डन्स में लगे होते हैं, ये नेट सोन एरिया में नहीं आती है, ये किस में आती है, मिसलिनियस ट्री ग्रुप्स क्रॉप्स इन सब में आती है। थर्ड आती है इसी कैटेगरी में कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब कल्चरेबल वेस्टलैंड कौन सी है, ऐसी लैंड जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए फॉर मोर देन 5 ईयर्स। ये हम मतलब कल्टीवेट कर सकते हैं बट हमने खुद अपनी सहमति से उसको 5 साल से ज़्यादा के लिए क्या खाली छोड़ दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब फोर्थ आती है फैलो लैंड्स। व्हाट इज़ फैलो लैंड्स, चलो वो देखते हैं। एक होती है करंट फैलो लैंड और एक होती है अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड कौन सी होती है, वो लैंड जिसको हम 1 साल या 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए क्या छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ऐसी लैंड को हम खाली क्यों छोड़ते हैं, इन ऑर्डर टू गेन बैक फर्टिलिटी, ताकि जो हमारी लैंड है जिसमें बहुत सालों से एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो अपनी जो है फर्टिलिटी गेन कर ले, ठीक है। अब दूसरी कौन सी है, अदर देन करंट फैलो कौन सी होती है, ऐसी लैंड जो अनकल्टिवेटेड छोड़ दी जाती है, जहाँ पे हम कोई खेती नहीं करते हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए और 5 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए छोड़ेंगे तो वो तो कल्चरेबल बेस्ड लैंड हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद आती है 5वीं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या है, नेट सोन एरिया क्या होता है, वो ऐसा, पहले नेट सोन एरिया समझते हैं, ऐसा एरिया जहाँ पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। सिंपल भाषा में एक बार हम पूरी की पूरी खेती करते हैं, एक सीज़न में जितनी भी एरिया में हम खेती करते हैं उसको हम कहते हैं नेट सोन एरिया। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, वो एरिया जो एक से ज़्यादा बार एक एग्रीकल्चरल ईयर में क्या होता है सो किया जाता है, उसमें खेती की जाती है, प्लस नेट सोन एरिया, वो एरिया प्लस नेट सोन एरिया जितना था उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाओ लैंड यूज़ पैटर्न्स इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज, अब यूज़ जो है लैंड का वो डिटरमाइन किया जाता है दोनों के द्वारा, फिज़िकल फैक्टर्स के द्वारा, जैसे कि टोपोग्राफी, लैंड किस प्रकार की है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल का टाइप कैसा है, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। अब ह्यूमन फैक्टर्स कैसे, जैसे कि पॉपुलेशन हो गई,
जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, और कल्चरल और ट्रेडिशंस कितनी है। अब इनको हम ह्यूमन फैक्टर क्यों कह रही है, तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ये ह्यूमन क्रिएटेड है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ये भी ह्यूमन क्रिएटेड है, और कल्चरल और ट्रेडिशंस ये भी किसकी है, ह्यूमंस की ही हैं। ठीक है, तो ये सब ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाएंगे। जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, पॉइंट टू बी नोटेड, ये एग्जाम में आ सकता है, वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लैंड यूज डेटा जो है हाउएवर वो केवल अवेलेबल है ओनली ऑफ किसका, कितने परसेंट लैंड का, 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। क्योंकि जो लैंड यूज़ है, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं केवल असम को छोड़ के, वहाँ पे जो लैंड यूज रिपोर्टिंग है वो अच्छे से क्या है, फुली वहाँ पर हमने क्या किया है, सर्वे नहीं कर पाया, रिपोर्टिंग उसकी नहीं हो पाई है। इसके अलावा कुछ एरियाज़ जम्मू कश्मीर का जो कि ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और चाइना ने, ठीक है, उसकी भी अभी वो भी अभी तक क्या है, सर्वे नहीं हुआ है। ठीक, तो अब आगे आते हैं, ये हमारा कुछ फिगर दे रखा है। इसके अलावा ये देखिए, द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर्स हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। जो लैंड है किसके अंडर, परमानेंट पेस्चर्स के अंडर, वो भी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अब इस पूरी की पूरे ये जो लिखा है ना, ये पूरा का पूरा हम फिगर से समझ सकते हैं, बट चलिए कोई नहीं, लेट्स रीड इट, फिगर बाद में समझेंगे। तो लैंड जो है परमानेंट पेस्चर के अंदर वो डिक्रीज़ हुई है। तो हम कैसे अपना जो इतना बड़ा ह्यूज कैटल पॉपुलेशन है ऑन दिस पेस्चर लैंड, हम उसको कैसे फेडअप करेंगे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट वैल्यू लैंड्स, जो ज़्यादातर अदर देन करंट वैल्यू लैंड होती है, वो ईदर किस्म की होती है, पुअर क्वालिटी की होती है, या फिर उस पर जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है, ठीक है, ऐसी लैंड्स की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि क्वालिटी पुअर है। ठीक है, तो जब आप वहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, या जो भी यूज़ करेंगे उनको, इन ऑर्डर टू मेक देम फर्टाइल, इन ऑर्डर टू मेक देम मोर मोर ज़्यादा उससे मतलब खेती हो, ऐसी आप लैंड बनाओगे, तो उसमें डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन विल बी वेरी हाई। हैंस ये जो लैंड्स है, ठीक है, वो कल्टिवेटेड होती है वंस, एक बार या ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स। 2 से 3 साल में ये लैंड्स जो है वो 1 या 2 बार कल्टिवेटेड होती हैं। ठीक है, और अगर इनको इंक्लूड किया जाए नेट सोन एरिया में, तो जो परसेंटेज है नेट सोन एरिया का इंडिया में, वो लगभग कितना हो जाए, 54% हो जाएगा ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। जो पैटर्न है नेट सोन एरिया का वो वेरी करता है ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, कहीं पर कितनी नेट सोन एरिया होता है, कहीं पर कम होता है, ऐसा। लगभग नेट सोन एरिया जो है वो टोटल एरिया का 80% है स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, और लेस देन 10% है इन स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया जो है कंट्री में वो बहुत कम है, किससे, लोअर देन डिज़ायर्ड। कितना मतलब हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है होना चाहिए कम से कम 33% होना चाहिए, और उससे काफ़ी कम है ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया एज इट वॉज, क्योंकि ये जो है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा हमको बोला गया कि 33% फॉरेस्ट एरिया कंट्री में होना चाहिए, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1952 में। ये कंसीडर किया जाता है इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि ज़रूरी समझा जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस की मेंटेनेंस के लिए। जो लिवलीहुड है मिलियंस ऑफ पीपल का जो रहते हैं ऑन द फ्राइंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट्स में रहते हैं, वो इन्हीं पे डिपेंड करते हैं ओवरऑल। ठीक है, एक पार्ट जो है लैंड का जिसको हम वेस्ट लैंड कहते हैं, या फिर वो लैंड जो अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में पुट रखी जाती है। वेस्ट लैंड इंक्लूड उसमें क्या क्या आ जाता है, रॉकी लैंड आ जाएगी, एरिड लैंड आ जाएगी, डेजर्ट एरियाज आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। और लैंड जो रखी जाती है किसमें, पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे कि क्या, जिसमें आ जाएगी सेटलमेंट्स आ जाएंगी, रोड्स आ जाएगी, रेलवेज़ आ जाएगी, इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, एक्सेट्रा। कॉन्टीन्यूस यूज़ जो है लैंड का
वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, बिना किसी अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए हुए उनको कंजर्व करने का या मैनेज करने का, इससे क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। मतलब हम किसी लैंड पर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं बट उसमें कोई अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं ले रहे हैं उसको कंजर्व करने के या उसकी फर्टिलिटी मेंटेन करने के, तो इससे क्या होगा, जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या सीरियस रिजल्ट्स आएंगे ऑन सोसाइटी को फेस करने पड़ेंगे और एनवायरनमेंट को। ठीक है, इसके बाद आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। तो हमने शेयर किया हमारी जो लैंड है विद द पास्ट जनरेशन, हम अपनी पास्ट जनरेशन के पास साथ, ठीक है, अभी एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। और अब हमें यही लैंड किसके साथ, फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करनी है। 95% जो हमारी बेसिक नीड है जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सभी किससे, लैंड से फुलफिल होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ न केवल लेकर आई है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है न केवल, बल्कि इससे क्या हुआ है, जो गति है नेचुरल फोर्सेस की टू कॉज डैमेज टू लैंड, वो भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, अब जो नेचुरल फोर्सेस हैं जिससे कि डैमेज होता है लैंड को, वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है। एट प्रेजेंट लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड जो है वो इंडिया में है। अप्रॉक्सीमेटली 28% ऑफ इट वो किससे बिलोंग करती है, कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया से। 56% ऑफ इट जो है वो किससे बिलोंग करती है, वाटर एरोडेड एरिया से। और जो रेस्ट है इज़ अफेक्टेड बाय सेलिन और एल्कलाइन डिपॉजिट, वो किससे अफेक्टेड है, सेलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट से। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, माइनिंग एंड क्वेरिंग, जो हम वो करते हैं खदान में जाके बहुत ज़्यादा माइनिंग की प्रोसेस करते हैं, क्वेरिंग की प्रोसेस करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, टू हैव कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली लैंड डिग्रेडेशन, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। अब जैसे कि माइनिंग साइट्स जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है आफ्टर एग्जीबिशन वर्क इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, उनको छोड़ दिया जाता है जब एग्जीबिशन जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप स्कार्स और ट्रेसेस होते हैं ऑफ ओवरबर्डनिंग इन स्टेट्स जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। डेफोरेस्टेशन जो है ड्यू टू किसकी वजह से, माइनिंग की वजह से, इससे क्या हुआ है, बहुत सीवरली लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। स्टेट्स जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग जो है इनमें, वो है एक बहुत ही मेन रीज़न है यहाँ पर इन स्टेट्स में किसका, लैंड डिग्रेडेशन का। और स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे क्या ओवर इरीगेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए, ड्यू टू वाटर लॉगिंग। क्योंकि जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है इससे क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाती है क्या, सैलिनिटी, लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी बढ़ जाती है और एल्कलिनिटी जो है सॉइल में वो बढ़ जाती है। ठीक है, इससे जो साल्ट का अमाउंट है और जो एल्कलाइन जो वे इसका जो अमाउंट है वो क्या है, वो बढ़ जाता है सॉइल में। तो जो मिनरल प्रोसेसिंग है लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, मिनरल प्रोसेसिंग जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन को ग्राइंड करना, और कैल्साइट और सोप स्टोन फॉर सिमेरिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। इन कुछ इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्या है, क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में क्या जनरेट होता है, पॉल्यूशन जनरेट होता है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि जो वाटर का जो प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन का सॉइल के अंदर, ठीक है, जब वो सेटल डाउन हो जाता है लैंड में तो वो क्या है, वो हो नहीं पाता है। इन रिसेंट ईयर्स हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जैसे कि वेस्ट जो है वो बहुत ही एक मेजर सोर्स बन गए हैं लैंड और वाटर पोल्यूशन का बहुत सारे पार्ट्स में कंट्री के। बहुत सारी वेज हैं सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स लैंड डिग्रेडेशन की। अब जैसे कि एफॉरेस्टेशन करना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना ग्रेजिंग का, इससे कई ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर वेल्स टू प्लांट, शेल्टर वेल्स लगा देना प्लांट्स की, ठीक है। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग पर क्या करना, कंट्रोल करना। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस।
आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। जो सैंड ड्यून्स हैं उनको स्टेबलाइज करना कैसे, थॉर्नी बुशेस को ग्रो करके, ठीक है। इससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन रुकेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट बेसलैंड्स का करना, ठीक है, कंट्रोल करना माइनिंग एक्टिविटीज़ को, प्रॉपर डिस्चार्ज करना और डिस्पोजल करना इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का, ठीक है। अच्छे से जो चीज़ें निकल रही हैं बाहर उसको प्रॉपरली भेजना, उसको फ़िल्टर करके भेजना, ऐसी गलत गंदे तरीके से नहीं भेज देना। इससे आफ्टर ट्रीटमेंट सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू भेजना। हाँ, इससे क्या होगा, लैंड और वाटर डिग्रेडेशन जो है इंडस्ट्रियल और सबअर्बन एरिया में वो कम हो जाएगा। अब आता है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एक रिसोर्स के तौर पर, सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल और नेचुरल रिन्यू होती रहती है और एक ये नेचुरल रिसोर्स है। ये एक मीडियम है किसका, प्लांट ग्रोथ का और सपोर्ट्स का डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक मीडियम है किसका, जहाँ पे प्लांट ग्रो करती है और सपोर्ट करते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब अब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं। बहुत सारे कीड़े वीड़े रहते हैं ना, देखे होंगे आपने ऑन अर्थ, और अर्थ पे जितने भी रहते हैं। सॉइल जो है वो एक लिविंग सिस्टम है। इसमें ना मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं टू फॉर्म सॉइल, ठीक है, अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ की सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, ठीक है, क्लाइमेट, वेजिटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ और टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि वहाँ का रिलीफ कैसा है, मतलब माउंटेनियस है कि प्लेट्यू है कि प्लेन है, क्या है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है, हर सर्दी है, गर्मी है, हाँ मॉडरेट है, क्या क्लाइमेट है। वेजिटेशन कैसी है वहाँ की, ठीक है, फ्लोरा ज़्यादा है, फाउना ज़्यादा है, क्या है। और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ और कितना टाइम, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती हैं, एज अ फैक्टर प्ले करती हैं फॉर्मेशन में सॉइल के। वेरियस फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस नेचर की, जैसे कि चेंज किसमें, टेम्परेचर में, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर के एक्शंस, विंड और ग्लेशियर्स, ठीक है, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स जो डिकम्पोज करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा, ये कंट्रीब्यूट करती है किसमें, फॉर्मेशन में सॉइल के। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज जो होते हैं इन द सॉइल में वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इम्पॉर्टेंट है। सॉइल में ऑल्सो क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, ऑर्गेनिक यानी कि ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होती हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, उन सभी बेसिस पे फैक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो सॉइल है इंडिया की वो डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड है। तो अब हम वो पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इंडिया में बहुत ज़्यादा वेरीड रिलीफ फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स अलग अलग तरीके के हैं, क्लाइमेटिक रियल्स अलग अलग हैं, वेजिटेशन टाइप्स डिफरेंट हैं। तो इनसे क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ, तो डेफिनेटली जो सॉइल के टाइप्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो है वो वाइडली बहुत बड़े अमाउंट में स्प्रेड है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है। इनफैक्ट जो एंटायर नॉर्थन प्लेन है वो एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। ये जो है डिपॉजिटेड बाई, ये किससे डिपॉजिटेड हुई है, 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम से। कौन कौन से, पहला द इंडस, दूसरा द गंगा एंड तीसरा द ब्रह्मपुत्र। ये सॉइल जो है एक्सटेंड कहाँ तक एक्सटेंड करती है, नॉर्थन प्लेन से लेके राजस्थान तक एंड गुजरात थ्रू नैरो कॉरिडोर, एक नैरो कॉरिडोर से। एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ठीक है। ईस्टर्न यानी कि आपका ये पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, ईस्टर्न साइड किधर होता है, जिधर वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वो ईस्टर्न साइड है, इधर भी पाई जाती है। उनके जो कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पे पाई जाती है, पर्टिकुलरली कहाँ जो डेल्टाज हैं किसके, महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा के और कावेरी के, वहाँ पे भी पाई जाती है। एलुवियल सॉइल जो है उसमें बहुत सारा कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शंस में, बहुत सारा वेरियस प्रपोर्शन ऑफ क्या होता है, सैंड भी होती है, सिल्ट भी होती है और क्ले भी होती है। और अगर हम अंदर की तरफ जाएँ टुवर्ड्स दी रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स जो होंगे अपीयर समवॉट बिगर इन साइज़, तो फिर सॉइल पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे साइज़ में। और अगर हम अपर
रीचेस में जाए रिवर वैली के, यानी कि नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ से स्लोप टूटा है, जो सॉइल जो होगी वो क्या होगी, कोर्स होगी, थोड़ी दरदरी होगी, ठीक है। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पियोड में पाइडमोंट प्लेन्स। ऐसी सॉइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है पाइडमोंट प्लेन्स में, जैसे कि द्वार्स, चॉस और तेराई रीजन में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन, उनकी ग्रेन के साइज़ के अपार्ट, उसके अलावा और कंपोनेंट्स के अलावा सॉइल्स जो है इस जो डिस्क्राइब की जाती हैं किसके बेसिस पे, उनकी एज के बेसिस पे। तो अगर हम एज की बेसिस पे एल्यूवियल सॉइल को क्लासीफाई करें तो वो एक होती है ओल्ड एल्यूवियल जिसको हम भांगर कहते हैं, और एक होती है न्यू एल्यूवियल जिसको हम खांदर कहते हैं। अब इसको याद रखने कैसे, भांगर जो मतलब जो कचरा लेने आता है ना, ठीक है, उससे रिलेट कर लेना, भांगर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल और खादर न्यू, ठीक है। द भांगर सॉइल जो है उसमें हायर कंसंट्रेशन होता है किसका, कंकर नोड्यूल्स का, जो कंकर्स होते हैं वो ज़्यादा उसके सॉइल में पाई जाती है भांगर में, ओल्ड और एल्यूवियल में, देन दी खादर। इट हैज़, खादर में जो है वो ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और वो ज़्यादा फर्टाइल होती है भांगर से। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है, तो इट इज़ डेफिनेटली खादर। एल्यूवियल सॉइल्स जो है एज अ होल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। मोस्टली ये सॉइल जो है कंटेन करती है एडिक्वेट प्रपोर्शन किसका, पोटाश का, फोस्फोरिक एसिड का, लाइम का, जो कि आइडियल है फॉर द ग्रोथ, किस की ग्रोथ के लिए ये सॉइल जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, शुगर केन की, पैडी मतलब जो प्लांट होता है राइस का उसको कहते हैं, वीट की और अनदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स। इसके हाई फर्टिलिटी की वजह से ये जो रीजन्स हैं एल्यूवियल सॉइल्स के वो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होते हैं और डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। मतलब यहाँ पे कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, और कल्टिवेशन ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सॉइल्स जो है ड्रायर एरियाज़ में वो ज़्यादा एल्कलाइन होती है और कैन बी प्रोडक्टिव, और उसको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं कब, जब हम उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करें और वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड की जाए तो। अब नेक्स्ट सॉइल आती है एल्यूवियल सॉइल के बाद, क्या, ब्लैक सॉइल। ये सॉइल जो है वो ब्लैक होती है कलर में, ठीक है, एंड आर ऑल्सो नोन एज, ब्लैक सॉइल को और हम किस नाम से जानते हैं, रेगर सॉइल के नाम से जानते हैं। ब्लैक सॉइल जो है वो आइडियल होती है किसके लिए, मतलब ये ब्लैक सॉइल किस चीज़ के लिए सबसे अच्छी होती है, कॉटन को ग्रो करने के लिए, और इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ये बिलीव किया जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल के अलावा वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। इस टाइप की सॉइल जो है वो टिपिकली कहाँ पाई जाती है, डिकन ट्रैप रीजन में, या फिर हम इसको बसाल्ट रीजन भी कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू से लेके, एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, ठीक है, एंड इज स्प्रेड ओवर कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू रीजन, पूरा का पूरा ये कवर है। और ये किससे ये बना किससे है, जो लावा फ्लो होता है, ठीक है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके बाद जो लावा फ्लो होता है उससे ये बना है। देख कवर प्लेट्यू, इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ठीक है, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में, किसके अलॉन्ग, गोदावरी और कृष्णा वैलीज, ठीक। अब इसके बाद आता है ब्लैक सॉइल जो है वो बनी हुई होती है एक्सट्रीमली फाइन, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, जो मटेरियल होती है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा क्लेई होती है, वो बहुत ये वेल नोन होती है फॉर देयर कैपेसिटी, किसके लिए वेल नोन होती है, टू होल्ड मॉइस्चर, इसका मॉइस्चर होल्ड करने के लिए। इन एडिशन इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा रिच है किसमें, सॉइल न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम। ये सॉइल्स जो है वो जनरली क्या होती है, पुअर होती है किसमें, फॉस्फोरिक कंटेंट्स में। ये जो है डेवलप करती है डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर के टाइम पे बहुत ज़्यादा डीप क्रैक्स को क्या करती है, डेवलप करती है, जो हेल्प करते हैं प्रॉपर एरेशन में किसकी, सॉइल की, मतलब प्रॉपर जो सॉइल को मॉइस्चर लेना होता है, या फिर जो न्यूट्रिशन वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती है, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें इससे मिल जाती हैं। ये सॉइल जो है वो स्टिकी होती है व्हेन वेट, जब गीली होती है, एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टाइल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द
प्री मानसून पीरियड। ये सॉइल जो होती है स्टिकी होती है जब वेट होती है, और इस पे जो है वर्क करना इज़ सो डिफ़िकल्ट अनलेस उसको टाइल कर दिया जाए इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट आवर और ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड के दौरान। रेड और येलो सॉइल्स क्या है? रेड सॉइल जो है वो डेवलप होती है किसमें? क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स में, इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, उन एरियाज़ में जहाँ पे रेनफॉल कैसी है? बहुत ज़्यादा लो है। इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू के, ठीक है। येलो और रेड सॉइल्स जो है वो पाई जाती है कहाँ कहाँ, कौन कौन से पार्ट्स में? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट्स में, मिडिल गंगा प्लेन के, और अलोंग दी पाइडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, और जो वेस्टर्न घाट्स का पाइडमोंट जोन है वहाँ पे पाई जाती है। ये सॉइल जो है वो डेवलप करती है एक रेडिश कलर, किसकी वजह से इनका जो रेड कलर हो जाता है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो आयरन है उसका डिफ्यूज़न हो जाता है, मतलब वो मिक्स हो जाता है किसमें? क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में। ये जो है येलो दिखती है व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, और जब ये गीली हो जाती है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, तो ये किस कलर की दिखती है? येलो कलर की दिखती है। अब आती बात लेटराइट सॉइल की। लेटराइट जो है वो ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, इसका मतलब जो कि है लेटर, और लेटर का मतलब होता है ब्रेक। लेटराइट सॉइल जो है वो डेवलप होती है उन एरियाज़ में जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और रेनफॉल भी बहुत हैवी होती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इंटेंस लीचिंग होती है ड्यू टू हैवी रेन की वजह से। ह्यूमस कंटेंट जो है ऑफ दिस सॉइल, इस सॉइल का जो ह्यूमस कंटेंट है वो बहुत कम होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्योंकि जो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलरली कॉल्ड डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसकी वजह से? हाई टेम्परेचर की वजह से। लेटराइट सॉइल्स जो है वो सूटेबल होती है, किसके लिए सूटेबल होती है? कल्टीवेशन के लिए, विद एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल्स जो है वो सूटेबल होती है कल्टीवेशन के लिए, किसके साथ? एडिक्वेट डोजेस के साथ ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के लिए। ये सॉइल्स जो है वो मेनली कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेनली जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर, एंड जो हिली एरियाज़ हैं किसके? उड़ीसा के और असम के। आफ्टर अडॉप्टिंग, अगर हम पर्टिकुलरली कुछ एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट कर लें, पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज़ में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के, तो ये सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी किसकी ग्रोथ के लिए? टी और कॉफ़ी की। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला आर मोर सूटेबल फॉर क्रॉस लाइक कैश्यू नट्स। और जो रेड लेटराइट सॉइल्स होती है कहाँ पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? सूटेबल होती है किसके लिए? क्रॉप्स के लिए। कैसी क्रॉप्स? कैश्यू नट्स यानी कि काजू की खेती के लिए। अब आती है क्या? एरिड सॉइल्स। एरिड सॉइल्स जो है वो रेंज करती रहती है फ्रॉम रेड टू ब्राउन, मतलब ये रेड भी होती है और ब्राउन भी होती है कलर में। ये जनरली सैंडी होती है किसमें? टेक्सचर में, और सेलाइन होती है किसमें? नेचर में। कुछ एरियाज़ में जो साल्ट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और कॉमन सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन होता है भाई एवोपोरेटिंग वाटर को एवोपोरेट करके। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट की वजह से हाई टेम्परेचर और एवोपोरेशन जो होता है वो फास्टर होता है, और सॉइल जो है वो लैग करती है किसमें? ह्यूमस में और मॉइस्चर में। जो लो हॉरिजन है सॉइल की, मतलब लोअर पार्ट जो है सॉइल का, उसमें क्या होता है? कंकड़ होता है, ऑक्यूपाइड बाई कंकड़, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे जो कैल्शियम कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और जो कंकड़ लेयर फॉर्मेशन होती है इन द बॉटम हॉरिजन, नीचे वाले हॉरिजन में, रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, इससे क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो नहीं हो पाती है। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन के बाद ये सॉइल जो है वो कल्टिवेबल बन जाती है, एंड हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, और ऐसा हुआ भी है किसके केस में? वेस्टर्न राजस्थान के केस में। अब आती है फॉरेस्ट सॉइल्स। ये सॉइल्स जो है वो पाई जाती है कहाँ पे? हिली और माउंटेनियस एरियाज़ में, जहाँ पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट जो है वो अवेलेबल है। जो सॉइल का टेक्सचर है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू माउंटेन, जो माउंटेन का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग। वेयर दे फॉर्म, मतलब कौन से माउंटेन के एनवायरनमेंट में जहाँ पर ये फॉर्म हुए हैं। ये वैसे लूमी होती है और सिल्टी होती है वैली साइड्स में, और कोर्स मतलब थोड़ा सा दरदरा ग्रेन्ड होती है इन द अपर स्लोप्स में। और
अगर हम स्नो कवर्ड एरियाज़ की बात करें हिमालयाज़ की, तो ये सॉइल एक्सपीरियंस करते हैं क्या, डेन्यूटेशन और एसिडिक होती है विद लो ह्यूमस कंटेंट। लो ह्यूमस कंटेंट के साथ क्या होती है, एसिडिक होती है। और ये सॉइल्स जो है वो पाई जाती है कहाँ पर, लोअर पार्ट्स में वैली की, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैन आर फर्टाइल। पर्टिकुलरली कहाँ पर, रिवर ट्रेसेस में और एलुवियल फैंस में आर फर्टाइल होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन पढ़ते हैं। तो जो डेन्यूडेशन होता है सॉइल कवर का और सबसिक्वेंट वॉशिंग डाउन होता है, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। मतलब सॉइल जो है वो इरोड हो गई। मान लो आप कि ऐसी सॉइल है और सॉइल का एक जो पर्टिकुलर, हाँ, तो जैसे कि एक पर्टिकुलर लेयर है सॉइल की, अब उसमें से ऊपर से वाटर आया या हवा चली, ठीक है, या फिर ओवर ग्रेजिंग हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सॉइल है उसकी एक पर्टिकुलर लेयर उखड़ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। मतलब सॉइल जो है वो इरोड हो गई, ख़राब हो गई। तो जो सॉइल प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की और इरोजन की, वो साइमल्टेनियसली एक साथ चलती रहती है और जनरली उसके बीच में एक बैलेंस रहता है, ठीक है। कभी कभी ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गई, एक्सेट्रा। वाइल नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सभी भी सॉइल इरोजन करती हैं, इनकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल जो रनिंग वाटर है, अगर वो कट थ्रू द क्लेई सॉइल को कट थ्रू करे और एक डीप चैनल बना दे, ठीक है, एज गुलीज, उसको हम क्या कहते हैं, गुलीज कहते हैं। जो लैंड जो है वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, बेडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी लैंड्स को, जो बेडलैंड्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं, रेवाइंस कहते हैं। समटाइम्स जो वाटर फ्लो होता है, ठीक है, एज अ सीट के तौर पर ओवर लार्ज एरिया में डाउन अ स्लोप, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है वो पूरी की पूरी बह जाती है। मतलब अगर पानी फ्लो हो रहा है एक बड़े एरिया में, उसके बाद वहाँ पे स्लोप भी है, तो जब स्पीड में पानी फ्लो होगा तो उससे क्या होगी, जो एक पर्टिकुलर लेयर होगी सॉइल की, वो पूरी की पूरी उड़ जाएगी, बहुत जगह हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, शीट इरोजन हो जाएगी। मतलब शीट इरोजन मतलब पूरी की पूरी एक शीट जो है वो इरोड हो गई। विंड ब्लोज, विंड चलती है, तो जो लूज सॉइल होती है ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, इसको हम क्या कहते हैं, विंड इरोजन। अब जब विंड की वजह से सॉइल इरोजन होता है, मतलब हवा चल रही है बहुत तेज़ और उसकी वजह से एक पूरी लेयर है सॉइल की उड़ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विंड इरोजन। सॉइल इरोजन जो है वो किसकी वजह से, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग में जो कुछ डिफेक्टिव गलत मेथड्स होते हैं उसकी वजह से भी होता है। जैसे कि प्लोइंग, अगर हम प्लोइंग करेंगे गलत तरीके से, ठीक है, दैट इज़ अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स। अगर हम अप एंड डाउन करेंगे स्लोप में बार बार, तो इससे क्या होगी, एक चैनल्स बन जाएंगे फॉर क्विक फ्लो ऑफ वाटर के क्विक फ्लो के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। प्लोइंग अगर हम करेंगे अलोंग द काउंटूर लाइन, तो इससे क्या होगा, काउंटूर लाइंस के अलोंग अगर हम फ्लोइंग करेंगे तो फिर जो फ्लो है वाटर का डाउन दी स्लोप्स वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या, सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, काउंटूर फ्लोइंग कहते हैं। स्टेप्स जो है कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग ट्रेसेस। स्टेप्स मतलब सीढ़ियों जैसा एक पैटर्न है वो स्लोप्स में बना सकते हैं, ठीक है, टेरेसेस में, ठीक है। जो टेरेस कल्टीवेशन है रिस्ट्रिक्ट, इससे क्या होगा, जो अगेन सॉइल इरोजन जो है वो कम हो जाएगा। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है किसमें, टेरेस फार्मिंग में। लार्ज फील्ड्स जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, स्ट्रिप्स में, ठीक है। स्ट्रिप्स जो है ग्रासेस की आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स के बीच में, उनको लगा देना चाहिए बढ़ने के लिए, किसके बीच में, क्रॉप्स के लिए। इससे क्या होगा, जो फोर्स होगी विंड की वो ब्रेक हो जाएगी। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग क्रॉपिंग कहती है, ठीक है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन द सिमिलर वे। और लाइन से एक प्लांट कर देना ट्री, ठीक है, किसी भी फील्ड के आसपास, इससे भी क्या होगी, ये एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा, जिससे जो है विंड का फ्लो कम हो जाएगा। तो ये भी एक सिमिलर वे में वर्क करता है। रोज़ जो है ऐसी ट्रीज़ की, इनको हम क्या कहते हैं, शेल्टर वेल्स कहते हैं। ये शेल्टर वेल्स जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स के स्टेबलाइजेशन में, और इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। और वेस्टर्न इंडिया में डेजर्ट को
के जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करने में। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेंगे और फिर एनसीईआरटी करिए इन द नेक्स्ट वीडियो।